बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुका हूँ मैं, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारी। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को एक्टिविटीज के माध्यम से। एक्टिविटीज के माध्यम से प्रायिकता को समझा रहे हैं IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कॉलेज, और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आप लोग अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मुरारी प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रिंकी प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अंजना है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीतू है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रवेंद्र सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम घंटा, मैं देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम समरदीन है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। ये क्या है? इसको डाइस बोलते हैं या पासा बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो पासे पर भी आधारित है, ठीक है। तो आप लोग प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर, सम संख्या जानते हैं आप लोग, विषम संख्या जानते हैं। तो उसी तरीके की प्राइम नंबर भी होती है। सम और विषम का मतलब, सम संख्या के बारे में बताइए। सर, वे संख्या है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। विषम संख्या बताइए। सर, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता सर। ठीक है। तो प्राइम नंबर को हम ऋण संख्या या अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि नहीं, अभाज्य संख्या को या ऋण संख्या? चलिए मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो एक से और केवल अपने आप से, मतलब स्वयं से ही डिवाइड होती है, मतलब उसमें भाग लगता है और किसी से नहीं। तो इस संख्या को आप क्या बोलते हो? अभाज्य संख्या, या इसका नाम ऋण संख्या भी है, ठीक है ना। तो अब प्राइम नंबर आप लोग समझ गए। जैसे ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है? तो एक से तो सारी नंबर डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन मतलब परिभाषा ऋण संख्या की हुई कि वही संख्या है जो अपने आप से ही केवल डिवाइड होती है, उनको ऋण संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? सर, जैसे कि 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये केवल अपने आप से ही डिवाइड होती है, ठीक है ना। इसलिए ये ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आ गई बात? तो अब आप अभाज्य संख्या के बारे में जान गए। इसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर ही बोलते हैं। तो अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी का जो इन्होंने फॉर्मूला बताया कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये क्या है? पासा है। तो इसको हमने एक बार उछाला तो इसमें प्राइम नंबर आने की यानी ऋण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? तो कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? सर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। कैसे होगी? सर, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर 3 आएंगे। तो कौन कौन सी प्राइम नंबर है? सर, 2, 3 और 5। सर, कुल परिणाम 6 है। तो सर 3/6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप इस पासे को इन लोगों को समझा सकते हैं कि आपने पासे को थ्रो किया तो जो अपना आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। इस पासे की सहायता से आप इनको बता सकते हैं। कोई इस पासे की सहायता से इन्होंने जैसे बताया कि 1/2 आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 प्राइम नंबर हैं। कौन कौन सी? 2, 3 और 5। प्राइम नंबर की जो परिभाषा बताया उसके अकॉर्डिंग ये 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आने की जो प्रायिकता होगी, तो अपने फेवर में 3 फेवरेबल जो आउटकम्स है, मतलब अनुकूल परिणामों की जो संख्या वो 3 है। केवल 2 आएगा, 3 आएगा या 6 आएगा, वही अब
2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, वही अपने अनुकूल परिणामों की संख्या है। और कुल परिणामों की संख्या 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 3/6 यानी 1/2। तो इस पासे को देखिए आप, इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर इस पे लिखे हुए हैं। तो जब इस पासे को हम थ्रो करेंगे तो केवल इसमें से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अभाज्य संख्या आनी चाहिए, मतलब प्राइम नंबर आने के लिए 2, 3 और 5 अपने फेवर में है, 3 अपने फेवर में हो गए, टोटल 6 है, तो 3/6 मतलब 1/2। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर पासे को एक बार हम फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कितने लोग बता सकते हैं? आप बता दीजिए सर। प्रोबेबिलिटी इसका होगा 1/2। कैसे होगी सर? क्योंकि इसमें सम संख्या 3 है, 2, 4 और 6। तो सर इसका कुल परिणाम तो 6 और अनुकूल परिणाम 3 है, तो 3/6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई इसमें सम संख्या 3 है, कौन कौन सी? 2, 4 और 6। तो ये अपने अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई, और कुल परिणामों की संख्या 6 है, तो 3/6 इसका मतलब 1/2। समझ आ गई बात? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम पासे को थ्रो कर रहे हैं तो इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जैसे मैंने बताया था पासे को समझा करके प्राइम नंबर आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जो 1/2 आप बता रहे हैं, पासे की हेल्प से कैसे समझाएंगे आप? कोई समझाएगा? एक पासे में हमें विषम संख्या देखना है, तो विषम संख्या है 1, 3 और 5। 3 है, ये 3 जो है अपने फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई, और कुल परिणामों की संख्या 6 है, 1 से 6 तक, तो 3/6 मतलब इसका भी आंसर 1/2 है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसी पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और एक जो क्वेश्चन है इसी पासे पर ही आधारित, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रोबेबिलिटी में कहीं आप अपना कॉन्सेप्ट या यूज कर रहे हो, ये होगा या ये होगा, तो वहां पर प्लस साइन आता है, और कहीं आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, ये होगा और ये होगा, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना वाला साइन आता है। ये बात याद रखना। प्रोबेबिलिटी में अगर आप या का कॉन्सेप्ट यूज करोगे प्लस का साइन आएगा, और कहीं आप एंड का कॉन्सेप्ट यूज करोगे मतलब और का, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। अब इसी पर आधारित ये अपना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी, 2 लोग हैं जिनका नाम ए और बी है। ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं, जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 अंक मतलब 6 प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता। ठीक है, यदि एक खेल को शुरू करे तो उनके जीतने की क्रमशः प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ए और बी दोनों एक पासे को उछालते हैं और एक खेल को शुरू करता है। ठीक है, और ए तब जीतेगा जब 6 आ जाएगा, या बी तब जीतेगा जब 6 आ जाएगा। तो ए अगर खेल को शुरू कर रहा है तो ए और बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पासे की सहायता से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो ए और बी 2 व्यक्ति हो गए, ए और बी। इसमें से क्वेश्चन ये बोला है कि ये ए जो है खेल को शुरू करता है, मतलब सबसे पहले ए पासे को फेंकेगा। ठीक है, और अगर 6 आ गया तो ए जीत जाएगा। हमें जीतने की प्रायिकता फाइंड करनी दोनों। अगर 6 आएगा तो ए जीत जाएगा, लेकिन अगर 6 नहीं आएगा तो ए नहीं जीतेगा। तो पहले सबसे पहला काम तो ये है कि हम जीतने की और नहीं जीतने की प्रायिकता फाइंड कर ले। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए अगर थ्रो किया तो 6 आ ही जाए। जैसे आप इस पासे को थ्रो कीजिए, जैसे ये पासे को थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ए व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं तो पहली बार में ही 6 आने की गारंटी नहीं है। अभी इन्होंने फेंका तो 2 आ गया, 6 नहीं आया ना, तो 6 आने की गारंटी नहीं है कि पहली बार में ही 6 आ जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहली बार में ही 6 आ जाएगा, लेकिन ए तब जीतेगा जब 6 आएगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम 6 नहीं भी आ रहा है ना, तो 6 आने की प्रायिकता और 6 नहीं आने की प्रायिकता दोनों हम फाइंड कर लेंगे। तो 6 आने की एक बार इन्होंने थ्रो किया और उसमें 6 आने की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है, तो कितना आएगा? एक बार पासे को थ्रो किया गया तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी?
प्रायिकता 1/6 होगी। बहुत अच्छा आंसर है, प्रायिकता 1/6 होगी। बताइए कैसे होगी? सर क्योंकि अगर हम 5 को फेंकेंगे तो पहली बार में भी 6 आ सकता है सर। तो सर परिणाम तो 1 हो गया और कुल परिणाम 6। ठीक है, लेकिन पूरी 100% इनका क्वेश्चन सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही 6 आए। ठीक है, इसको आंसर तो 1/6 होगा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से कौन बताएगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। अब उसमें से अपने फेवर में, मतलब हमें जो चाहिए अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अपने फेवर में कौन सी है? केवल 6। 1 से लेकर 6 तक में से केवल 1 अपने फेवर में है, तो वो अनुकूल परिणामों की संख्या में आ जाएगी। तो 6 आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी। और 6 आने पे जीत जाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रश्न में बोल रहा है कि अगर 6 आएगा, जिसका 6 आ गया तो वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब एस का मतलब बोलते हैं सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब जीतने की प्रायिकता 1/6 होगी, क्योंकि 6 आ गया तो जीत गया। एस का मतलब फेल्योर, जिसका मतलब होता है हारना। तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/6 होगी। बताइए कैसे होगी? इसमें से जीतने की प्रायिकता हमारे पास 1/6 है, तो 1 - 1/6 करेंगे तो 5/6। बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू माइनस करके निकालने का एक में सर? नहीं, कई तरीके से निकाल सकते हैं, बिना माइनस किए हुए भी निकाल दूंगा मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता डिस्कस किए थे। तो उससे आ जाएगा 1 माइनस हारने की प्रायिकता चाहिए ना हमें, तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता 5/6 हो गई। ये तो माइनस इस वाले नियम से हो गई, लेकिन इसके अलावा भी आ सकता है। ये कैसे? भाई हारने की प्रायिकता चाहिए ना, हारेगा कब? जब 6 नहीं आएगा तब हारेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। बस 6 को छोड़ के 1 से 5 तक कुछ भी आएगा तो हारेगा वो। तो 5/6 इस तरीके से भी आ गई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। समझ आ गई बात? तो हमने देखा यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रायिकता हारने की, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे, एफ का मतलब फेल्योर, वो हो जाएगी 5/6। ठीक है, पहले तो हमें निकाला जीतने की प्रायिकता, फिर हारने की प्रायिकता, वो आ गई 1/6 और 5/6। अब हमें निकालना है कि एक क्वेश्चन था उसमें ए और बी के जीतने की क्रमशः प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ए के जीतने की प्रायिकता और बी की जीतने की प्रायिकता दोनों की निकालनी है। तो हम अगर ए की जीतने की प्रायिकता निकाल लें और उसी में से एक में से ए की जीतने की प्रायिकता माइनस कर देंगे तो बी की जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो हम जो काम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ए के लिए ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए पहली बार पासा थ्रो करे और 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कि पहली बार में ही 6 आ जाए? हो सकता है ना। तो अगर ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पहली उछाल में जीतने की वो हो जाएगी 1/6। लेकिन क्या ये जरूरी है कि पहले उछाल में ही वो जीत जाएगा? गारंटी तो इसकी नहीं है ना। पहले उछाल में पहली बार थ्रो किया, जैसे इन्होंने थ्रो किया था तो 2 आ गया था, तो 6 नहीं आया था, मतलब ए हार गया। तो ए का जो टर्म होगा, अब यहाँ देखिए, ए का जो टर्म होगा पहली बार उसका 1/6 नहीं आया, तो अब पासा किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं केवल ए का, तो वापस ए के पास कब आएगा? जब बी के साथ कैसी घटना घटित हो गई होगी, वो फेल हो जाएगा सब ए के पास। ये बात आप लोग समझ में आ रही है? हमें ए के जीतने की प्रायिकता हम फाइंड कर रहे हैं और पहली बार में ए हार गया है, दूसरी बार पासा तो बी के पास चला गया। अब तीसरी बार में फिर ए के पास आएगा। कब? जब अगर बी हार गया होगा तो ए के पहले उछाल में जीतने की प्रायिकता 1/6 हो गई, लेकिन अब फिर तीसरी बार ए के पास पासा आएगा क्योंकि बी गया, बी हारा होगा तब। तो पहली बार में 1/6 ए का नहीं आया था, मतलब ए हार गया था ना, तो इसकी प्रायिकता हो गई थी 5/6। और एंड का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, गुणा का। एंड दूसरी बार में बी के पास गया होगा और बी भी हार गया होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई होगी 5/6। समझा गई बात? तब तीसरी बार ए के पास आया होगा। तो हम निकाल रहे हैं कि पी ए के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के तीसरे उछाल में जीतने की प्रायिकता, तब तीसरे उछाल में अगर इसका 6 आ गया होगा तो 1/6 से जीत जाएगा। तो मतलब तीसरे उछाल में जीतने की प्रायिकता आएगी, पहले में हारा है 5/6 और दूसरे में भी हारा होगा बी, तो उसकी 5/6, और तीसरे में ए के पास पासा आया तो हो सकता है कि 1/6 आ जाए, तो 1/6 आ गया तो जीत गया होगा। बात समझ आ गई? लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है कि तीसरे उछाल में जीतेगा वो।
इनको कासेट को फेंकने के लिए बोला गया, ये ए का रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि तीसरे उछाल में 6 आ जाएगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं आए 6? तो फिर ए के पास कब पास आएगा, कब जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी? फिर चौथी बार बी के पास गया होगा और बी हारेगा तब ए के पास आएगा। मतलब 5वीं बार में ए जीत सकता है, जीतेगा नहीं, इसी गारंटी नहीं है। जैसे पहले के बाद सीधे आ गया, तीसरे में उसके पास चांस, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, तो तीसरे का हमने निकाल लिया। उसी तरीके से अगर ये हार गया तीसरी बार में, तो फिर बी के पास गया होगा और बी भी हार जाएगा, तब इसके पास वापस आएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब जो है कि 5वीं बार में एक के पास जीतने के चांस बन सकते हैं। तो 4 बार क्या हुआ होगा? 4 बार में 2 बार ये आया था, 2 बार बी आया था, वो सारे हारे होंगे, तभी 5वीं बार उसके पास आया ना। तो 4 बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 एस, 4 बार एफ और फिर एफ, मतलब हारा होगा और तब यहाँ पर जीत सकता है। तो 4 बार हारने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार में हारा होगा और दूसरी बार में भी हारा होगा और तीसरी बार में भी हारा होगा और चौथी बार में भी हारा होगा और हो सकता है कि 5वीं बार में जीत जाए। तो 1/6 ये और जो साइन यूज कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? और का मतलब गुणा करते हुए जा रहा हूँ, समझा की बात? तो ए के 5वीं उछाल में जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, 4 बार गुणा करेंगे तो 5/6 का पावर 4 हो जाएगा और गुणे 1/6। तीसरी बार में आया था 5/6, 2 बार गुणा हुआ था तो इसको लिख लेंगे 5/6 का पावर 2 और गुणे 1/6। समझा की बात? तो हमें तो ए के जीतने की प्रायिकता फाइंड करनी थी। तो ए या तो पहली बार में जीता होगा, ए के जीतने, हो सकता है कि पहली बार में 6 आ जाए तो जीत जाए। तो अब हम ए के जीतने की प्रायिकता फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने, ठीक है। अब जितनी संभावनाएं हो सकती है सब यहाँ पे बताएंगे। बताइए अब कितनी कौन कौन संभावनाएं हो सकती है? हो सकता है कि पहली बार में वो जीत गया हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर जब दूसरी बार में तो बी के पास गया है, तीसरी बार में जीता हो, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? प्लस क्यों यूज हो रहा है? या आ रहा है। हो सकता है पहली बार में जीते या तीसरी बार में जीते या 5वीं बार में जीते, या तो पहली बार में जीत सकता है या तीसरी बार में या 5वीं बार में। तो इसमें या आ रहा है इसलिए प्लस होगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला था अभी कि या के लिए प्लस का साइन बनाएंगे। तो पहली बार में जीत जाए या, अगर पहली बार में नहीं जीता है तो तीसरी बार में जीतेगा। तो उसका आंसर ये आया था 5/6 का पावर 2 × 1/6। कोई जरूरी है कि तीसरी बार में ही जीत जाए। फिर यह आएगा 5वीं बार में 5/6 का पावर 4 बार हारेगा और 1 बार जीतेगा, मतलब 1/6। या इसकी भी गारंटी नहीं है कि 5वीं बार में जीतेगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। 5वीं बार के बाद कौन से टर्म में, यानी कौन से बार में वो जीतने की संभावना बन सकती है? अगर मान लो 5वीं में भी हार गया, तब कौन से टर्म में जीतने की संभावना बनेगी? 7वें में। तो 7वें में जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी? 5/6 का पावर 6 और गुणे 1/6, मतलब 6 बार हारा होगा। तब ए और भी 6 बार में हार गए होंगे 1/1, तब 7वीं बार में ए के पास आ गया तो हो सकता है कि वो जीत गया। तो ऐसे ही एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझा भी बात? ठीक है। हमें निकालनी थी ए और बी के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। अब देखिए ये प्लस डैश 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 था, मतलब इसी तरीके से आगे भी वो कर्व करते जाएंगे जब तक वो ए जीत नहीं जाता है। तो ये एक सीरीज मिल रही है, श्रेणी मिल रही है कि नहीं? 20 + 20 + 20 सीरीज पढ़े होंगे, श्रेणी पढ़े होंगे ना आपको? बताओ किस टाइप की श्रेणी होगी? समांतर। आप ही गुणोत्तर बोल रहे हैं, तो आप ही ने समांतर ही बोला, गुणोत्तर ही बोला, कौन सी होगी? मैं ही बताऊं? ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचानते हैं ये तो बता दो आप। नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ। अगर इसमें दूसरे वाले टर्म में पहले वाले टर्म का भाग देते हैं तो वो आता है कॉमन रेशियो, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। वो होता है दूसरा टर्म इसका है क्या? 5/6 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/6 को 1/6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5/6 का पावर 2। दूसरे में पहले से भाग दे और जो आए, अगर तीसरे में भी उसके मतलब नेक्स्ट वाले टर्म में उसके प्रीवियस टर्म से, उसके पहले वाले टर्म से भाग देने पर सेम चीज बचती है।
सेम क्वांटिटी बचती है तो उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो अभी दूसरे को मैंने पहले से भाग दिया तो ये बच गया। अब तीसरे को दूसरे से भाग देकर देखेंगे तो तीसरे को भी दूसरे से भाग दे रहे हैं तो 5/6 का पावर 2 बच जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में उसके प्रीवियस वाले से जब भाग देंगे और सेम क्वांटिटी बच जाए तो इस टाइप की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो ये एक, और इसमें टर्म कितने हैं? प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ये एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझा गया? इनफाइनाइट टर्म की अनंत श्रेणी, टर्म की अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है। इस पूरी सीरीज का जो सम कर देंगे वही ए के जितने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इसका सूत्र आप लोगों को याद है, अनंत टर्म की गुणोत्तर श्रेणी के समेशन का क्या फॉर्मूला होता है? A/1 माइनस R होता है, जहाँ R कॉमन रेशियो है। समझा गई बात? तो R की वैल्यू अभी हमने डिवाइड करके देखा था, 5/6 का पावर 2 आ रही है, यही आ रही है। तो इसका मतलब जब इसका समेशन फाइंड करेंगे तो A/1 माइनस R, ये मतलब पहला पद क्या है? 1/6 है। A/1 माइनस R मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है? 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर। तो 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे। 1/6 डिवाइड बाई 36 माइनस 25 जो हो गया 11/36। अब इसी को सॉल्व कर दो। 1/6 मल्टीप्लाई बाई 36/11, तो ये हो गया 6/11। मतलब ए के जितने की प्रायिकता हो गई 6/11। ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। अब हमें ए के जितने की प्रायिकता ये हो गई। अब हमें बी के जितने की प्रायिकता निकालनी है। अपने प्रश्न में बी के जितने की प्रायिकता है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रायिकता ऑफ बी के जीतने की, बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो? बताइए कितने लोग निकाल लेंगे बी के जीतने की प्रायिकता? कैसे होगी? 1 माइनस जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए के जीतने की प्रायिकता, इसका मतलब 1 माइनस 6/11, तो ये हो गया 5/11। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हुई 6/11 और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई 5/11। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ठीक है, अब हम एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मान लो कि शूज वगैरह रखे गए हैं म्यूजियम के बाहर या टेम्पल के बाहर, तो उसको ऐसे तरीके से छुपाना है कि 4 लोग डिस्टर्ब हो जाए या 2 लोग डिस्टर्ब हो जाए। तो कितने लोग इसमें स्लीपर पहन के आए हुए हैं? कितने लोगों का स्लीपर है? चप्पल कितने लोग पहन के आए हुए हैं? सैंडल वगैरह कुछ भी हो, सारे लोग जो है अपने सैंडल या चप्पल जूते वाले लोगों को छोड़ के यहाँ खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोलिए। यहाँ पर चप्पल अपना जो पहने हुए हैं, इतना बहुत। यहाँ पर कितने जोड़े चप्पल रखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 जोड़ी चप्पल है, ठीक है। अब इसमें से इस तरीके से मान लो कोई इसमें से शरारती बच्चा है और वो चप्पल को छुपाना चाह रहा है कि भाई इसमें से 3 लोग डिस्टर्ब हो जाएं। 5 लोगों के चप्पल खुले हुए हैं, लेकिन इसमें से 3 लोग डिस्टर्ब हो जाएं। बताइए ऐसा काम कैसे पॉसिबल होगा जब कि 3 लोग डिस्टर्ब हो जाए? सर तीनों के एक जोड़ी चप्पल में से एक चप्पल हटा दिया जाए। मतलब तीनों के जो एक जोड़ी चप्पल है उसमें से एक चप्पल हटा दिया जाए, छुपा दिया जाए। अभी हम देखते हैं इसको, एक बार प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे वही आंसर यहाँ दिया जाएगा। चलो मान लो कोई शरारती बच्चा है, तो उसके शरारती बच्चे के चप्पल चुराने की प्रायिकता फाइंड करनी है, ठीक है। ये पहली बार वो चप्पल चुराने जाएगा, वो चप्पल चुराने जाएगा तो उसके पास कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 5 जोड़ी चप्पल रखे हुए हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? आप बताइए। 10। भाई 5 जोड़ी चप्पल रखे हुए हैं तो ये जो है 10 चप्पल यहाँ पर है टोटल, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 10। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? जो उसके काम की संभावना है वो कितनी होगी? कुल परिणामों की संख्या तो 10 है, 10 में से कोई भी ले सकता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 10 ही होगी, क्योंकि भाई पहली बार जब चोरी करने जा रहा है उसका एम क्या है कि भाई 3 लोग परेशान हो। तो अभी तो
कोई भी उठा लेगा तो एक लोग परेशान हो ही जाएंगे। तो अभी उसके पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है चप्पल जो है छुपाने के। तो 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/10। और पहली बार गया है तो एक आदमी का चप्पल उसने छुपा दिया, ठीक है। अब जो है कि और आया यहाँ पे 3 लोगों को डिस्टर्ब करना है, 3 लोगों का चप्पल छुपाएगा ना वो, तो और एक चप्पल यहाँ पर मान लो कि हटा दिया। पहली बार उसके कुल परिणामों की संख्या 10 थी, अनुकूल परिणामों की संख्या भी 10, कोई भी ले सकता है। दूसरी बार एक चप्पल को ले चुका है वो, तो अब कुल परिणामों की संख्या बची 9। लेकिन उसके काम की वो जो चप्पल छुपाएगा उसकी अनुकूल संभावना कितनी हुई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 8 कैसे होगी? एक को तो सब कर चुका है, उसकी 2 चप्पलों को तो चुराएगा नहीं, बचे 8 तो 8 हुई। 8 में से 1 को चुराएगा। 8 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि एक चप्पल जो है यहाँ छुपा दिया गया है, तो उसी आदमी का दूसरा चप्पल नहीं छुपाएगा। जब अलग अलग आदमियों को डिस्टर्ब करना है और अभी दो ही लोग डिस्टर्ब हुए इस तरीके से, एक दूसरे आदमी का अलग से चप्पल उसने हटाया, छुपा दिया, और अब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? तीसरी बार जब छुपाने जा रहा है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 हटा दिया है चप्पल, तो टोटल उसके पास वहाँ पर 8 चप्पल बचे हुए हैं। समझा भी बात? तो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब उसके फेवर में जो आउटकम्स होंगे वो उनकी संख्या कितनी होगी? अब कितने लोग बोल रहे हैं कि उसकी संख्या 6 होगी? आप बताइए कैसे होगी? सर, क्योंकि 2 को डिस्टर्ब कर चुका है, उनके 4 चप्पलों को नहीं छुपाएगा और बाकी के 6 कुछ। भाई 2 लोगों का चप्पल छुपाया जा चुका है, 2 लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनके 2 चप्पल तो और निकल गए ना। उनका जो टोटल परिणामों की संख्या, मतलब कुल टोटल आउटकम, मतलब कुल परिणामों की संख्या तो 8 हो गई, लेकिन इसमें से उन दोनों वो 2 चप्पल भी हैं जिनके एक बचे हुए हैं, उनको नहीं लेगा, उनको नहीं छुपाएगा, उसके अलावा किसी को छुपाएगा। तो 2 तो वो हटे, 2 तो वो हट गए, ठीक है। और फिर जो है अभी देख लेंगे इसको, यहाँ पर अभी करके देख लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, जो अभी हमने देखा पहली बार में 10 चप्पल है, ठीक है, तो 10 चप्पल में से कोई भी एक चप्पल हटाया जा सकता है। तो ये चप्पल मान लो हटा दिया, अब एक आदमी डिस्टर्ब हो गया। अब तो हमने क्या देखा है कि एक चप्पल जब पहली बार में कोई भी लिया था तो उसके लिए ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना, 10/10 कोई भी ले सकता है। दूसरी बार में जब गया तो उसके पास कितने टोटल अब चप्पल बचे हुए हैं? 9, क्योंकि एक छुपा दिया गया है। तो अब जो है कि उसके पास कुल परिणामों की संख्या 9 है। तो अब इसमें से जो इसका पेयर है इसको वो नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको छुपा देगा तो फिर ये दूसरा एक जो 3 लोगों को डिस्टर्ब करना है वो नहीं हो पाए, ठीक है। इसको नहीं लेगा, अब वो किसी दूसरे में से हटाएगा, ठीक है, इसको हटा दिया। तो कुल परिणामों की संख्या तो 9 थी, लेकिन उसके फेवर में ये नहीं था, केवल 8 थे ना। तो अब ये दूसरा यहाँ पे आ गया। अब तीसरी बार जब जाएगा, तीसरी बार, तो अब कितने बच गए? 2 तो छुपा दिया उसने, तो टोटल बच गए हैं 8 हो गया। लेकिन उसके फेवर में कि 3 अलग अलग लोग डिस्टर्ब हो, न तो इसमें से उठाएगा, ना ही वो इसमें से उठाएगा। अब उसके इसमें से कोई भी एक ले सकता है, इसमें से लेगा नहीं, तो इसमें से किसी एक का वो चप्पल ले लेगा। तो उसके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, टोटल तो 8 ही है, लेकिन इसमें से वो इन 6 में से कोई एक लेगा, इसमें से नहीं लेगा। तो इसी तरीके से ये हो गया 6/8। समझ आ गई बात? इसी को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों मैंने लगाया? क्योंकि ये होगा, एक आदमी डिस्टर्ब करेगा और इस तरीके से डिस्टर्ब करेगा और इस तरीके से होगा। 3 बार उसने चुकाया, 3 लोग डिस्टर्ब हो गए, तो एंड मतलब और आया, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 8 80, 80 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 डिवाइडेड बाई 90 into 8, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 6 जा 40 है, 6/9 का मतलब 2/3। तो ये चप्पल वाला समझ में आया कि नहीं? आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो है आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए कि नहीं, उसके बारे में आप बताएं। समझ गए। गणित हुआ आसान के आज की संख्या आपने जाना प्रायिकता को एक्टिविटीज के माध्यम से। जानकारी दे रहे थे आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.itesradiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।